सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो असल जिंदगी में बहुत खड़ूस होते हैं, जिनसे हर कोई दूर भागता है। और वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो समझदार हैं, मजाकिया हैं, अच्छे नेचर के हैं, और हर कोई उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है, उनसे बातें करना चाहता है। यानी कि वो लोग जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं। और ये इतना मुश्किल नहीं है जितना कि लगता है। दरअसल हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है, या यूं कह ले कि हमारे पास दो दिमाग होते हैं, एक बिग ब्रेन और एक लिटिल ब्रेन। जब आप अपना बिग ब्रेन यूज करते रहते हो तो जिंदगी में सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है। लोग आपको लाइक करते हैं, रिलेशनशिप्स में प्यार की कमी नहीं होती, और घर में सब मिलजुल कर रहते हैं। ऑफिस में भी बॉस से भी आपकी अच्छी जमती है, बिजनेस डील में भी मदद मिलती है। मतलब सब मिलाकर आपकी जिंदगी में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कि आप चाहते हैं। लेकिन जब आप अपने लिटिल ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, या इसे ऐसे कह लें कि आपका कंट्रोल लिटिल ब्रेन के हाथ में होता है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स की लाइन लग जाती है। फिर आप घर में हो, ऑफिस में हो, या कहीं भी बाहर हो, आपका लिटिल ब्रेन प्रॉब्लम्स लेकर आपके सामने हाजिर रहता है, जिसका एक रिजल्ट बैड कम्युनिकेशन भी होता है। लेकिन अब और ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुकू एफएम ने आपके लिए इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। जी हाँ दोस्तों, आरजे गरिमा की आवाज में इस शो में हम अनलॉक करेंगे इन दोनों ब्रेन्स के सीक्रेट्स को, जिससे हमें इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा कि कैसे लोगों से बातचीत करें जिससे लोग सिर्फ आपकी बात ही नहीं बल्कि आपको भी पसंद करने लगे। कैसे किसी भी आर्ग्यूमेंट को या इंसान को अपने फेवर में लाया जाए, वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कोई भी बात करने का राइट टाइम कैसे पहचाने, और उस वक्त सही वर्ड्स और सही टोन क्या होना चाहिए, ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है। और इसके बाद आप अपने हर कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। दोस्तों, कई बार जिंदगी में ऐसा लगने लगता है जैसे सिचुएशन को हम चाह कर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और फिर गुस्से में आकर हम ऐसे रिएक्शन देते हैं कि सामने वाला हमें एकदम बुरी पर्सनैलिटी का व्यक्ति समझ बैठता है। और हम कैसे रिएक्शन देते हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मेंटली हम कितने स्ट्रांग हैं, और हमारे आसपास क्या चल रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे मूड को डायरेक्शन देता है। और हम बिना सोचे समझे तुरंत जल्दबाजी में जो काम करते हैं, उसके लिए हमारा नेगेटिव माइंड यानी लिटिल ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर बार बार लिटिल ब्रेन और बिग ब्रेन की बात हो रही है, तो आगे बढ़ने से पहले चलिए बिग ब्रेन और लिटिल ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे पास एक ही ब्रेन है, लेकिन वो दो तरह से काम करता है, जिसे हम लिटिल और बिग ब्रेन कहते हैं। दरअसल जब हम बिग ब्रेन के साथ काम करते हैं तो हमारी जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम लिटिल ब्रेन के साथ काम करते हैं तो सब कुछ नेगेटिव होता है। और सोच समझकर फैसला लेने के लिए हम बिग ब्रेन का हाथ पकड़कर ही आगे बढ़ते हैं। दरअसल हमारी बॉडी में जो चल रहा है, जैसे भूख लगना, चोट लगना, ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी लगना, ये सब बातें हमारा ध्यान बाकी बातों से हटाकर केवल अपनी ओर कर लेती हैं। लेकिन जब हम इन पर बिल्कुल ध्यान ना देकर बाकी चीजें करते हैं, तो भी ये चीज में आ ही जाती है, और सिचुएशन खराब हो जाती है। दोस्तों, अगर हमारे शरीर पर कोई चोट है, तो ये साफ बात है कि हम दुखी ही होंगे। इसलिए हमसे जब भी कोई कुछ कहेगा, तो हम उसका उल्टा ही जवाब देंगे, या गुस्से में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि तब हम खुद परेशान हैं या दर्द में हैं। वहीं ज्यादा गर्मी में हमारा ध्यान केवल इसी चीज पर रहता है कि गर्मी कितनी ज्यादा है। फिर हमारा मन ना तो पढ़ाई में लगता है, ना ही काम में, और ऐसे में जरा सी बातें हमें चिड़चिड़ा बना देती हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर हम भूखे हैं तो पहले खाना खाएं, फिर बात करें। इसी तरह अगर गर्मी है तो पहले बॉडी को कूल करके आराम देने की कोशिश करें, तभी बात आगे बढ़ाएं, उससे पहले नहीं। अब दूसरी बात ये है कि अगर हमें मेंटल स्ट्रेस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम किसी भी बात पर इरिटेट हो सकते हैं। ऐसे में जो चीजें पॉजिटिव हैं, उनको भी हम नेगेटिव करके ही सोचते हैं, और उसी तरीके से जवाब देते हैं जो हालात बिगाड़ने का वार्निंग साइन है। इसी तरह हमारे आसपास का माहौल भी बहुत इफेक्ट करता है।
जैसे अगर गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ हो, बीवी से झगड़ा हुआ हो, घर में कोई बीमार हो, आपको कोई अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा हो, आपको उतना प्यार नहीं मिलता जितना आप चाहते हो, या ऐसे ही कुछ और अगर हमारे साथ हो रहा है, तो ऐसे में हम अंदर से टूटा हुआ फील करते हैं और हमारा ध्यान हमेशा लिटिल ब्रेन की बातों में ही उलझ जाता है। लेकिन हमें करना ये चाहिए कि हम लोगों के साथ कुछ इस तरह का बर्ताव करें कि जब भी हम उनसे अगली बार मिले तो उन्हें खुशी हो। हम जिंदगी में बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे साथ हमेशा नहीं रहते, बस कुछ लम्हों के लिए हमारे साथ होते हैं। ऐसे में हम उनसे जो भी बर्ताव करते हैं उन्हें वही याद रह जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कपल है और उनका आपस में झगड़ा हो जाता है और वो एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, या फिर उनको किसी वजह से दूर होना पड़ता है, तो उनको पुरानी कोई बात इतनी याद नहीं रहेगी जितना कि आखिरी बात। यानी कि आपका मूड बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आपकी आखिरी मुलाकात कैसी रही हो, या आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा हुआ हो। आपकी यही याद आता है कि आखिर में आप उनसे कैसे मिले थे, क्या बात की थी, क्या आपने उनसे प्यार से बात की थी या गुस्से में, और आप पर फिर उसी का टैग लग जाता है। क्योंकि अगर हम कोई चीज बीते हुए कल में करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे आने वाले कल पर भी असर डालती है। लोग हमसे जिंदगी में किस मोड़ पर दोबारा मिल जाएं, किस हालत में टकरा जाएं, ये हमें नहीं पता होता। मान लीजिए आज हम किसी का फायदा उठाकर उससे दूर चले जाते हैं, ये सोचकर कि अब हमें उसकी जरूरत नहीं, लेकिन आने वाले कल में वो व्यक्ति फिर से हमसे टकरा सकता है और हो सकता है हमको उसकी फिर से जरूरत पड़ जाए। लेकिन ऐसे में बीती बातें उस व्यक्ति को हमारी वापस मदद करने से रोक देती हैं। दोस्तों, लिटिल ब्रेन की हरकतें कुछ इसी तरह की होती हैं। हम बातों को गौर से ना सुनकर ध्यान देने का दिखावा ही करते रह जाते हैं। हमसे कोई बात प्यार से कही जाती है तो हम केवल इतना देखते हैं कि बात कौन कर रहा है। वही हम कभी कभी अपना गुस्सा दूसरों पर उतार कर पछतावे में भी रहते हैं। दरअसल हम अपने हालातों के हिसाब से जवाब देना जानते हैं, और ज्यादातर ऐसा होता है कि हम एक जगह के इमोशंस दूसरी जगह दिखा जाते हैं। ऐसे में कई बार कोई हमसे अच्छी बात भी कर रहा होता है तो हम उस बात का जवाब बुरी तरह से ही देते हैं, जिससे हमारे रिश्ते में खटास आना ऑब्वियस है। लेकिन ये सोचना कि माहौल ठीक नहीं था इसलिए सब गलत हो रहा था, सही नहीं है। क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से या किस नजरिए से चीजों को देख रहे हैं। ये हमेशा हमारी ही चॉइस रहती है, फिर भले ही कोई भी कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, हमारे पास स्माइल का डोज तो रहता ही है। इसलिए हमें हर हालत में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हम भी जानते हैं इरिटेट होकर, गुस्सा होकर, नाराज होकर चीजें ठीक नहीं होती, बल्कि और खराब हो जाती हैं। दोस्तों, जिंदगी जीने का मजा ही तब है जब जिंदगी का हर एक पल सरप्राइजिंग हो, हम उस पल में खुश रहना जानते हो, और अगर आप में ये स्किल है तो आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी हालात या कोई भी चीज इतनी बुरी नहीं हो सकती कि हम उसमें जी ना सके, और ये जो हमारी मुस्कान है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है। दरअसल जब हमारे मूड का कंट्रोल बटन सिर्फ हमारे हाथ में हो तो हम खुश रहते हैं। अगर वो बटन आप किसी और को थमाओगे तो वो आपको अपने हिसाब से ही चलाएगा। जिंदगी में हालात बुरे हो सकते हैं, जिंदगी तो नहीं। जब हमें हर बार मीठा खाना खाने के बाद थोड़ा चटपटा खाने की इच्छा रहती है, तो जिंदगी में भी थोड़ा सा तीखापन होना चाहिए ना। मीठा मीठा एक समय बाद बोरिंग हो जाता है। हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम बड़े सादे सादे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप सीख गए होंगे कि कब कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और इसी सीख के साथ अब हम चलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम जानने वाले हैं कि एक ऐसी बात जो हर दिन हमें फॉलो करनी चाहिए, खास तौर पर तब जब हम किसी से बात करते हैं, क्योंकि हर बातचीत एक मौका है।
दोस्तों, हम इंसानों के पास जो एक सबसे बड़ा टैलेंट है वो है बातचीत करने की काबिलियत। अगर हमारी बातचीत करने की क्वालिटी अच्छी है तो हम किसी भी चीज में जीत हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे वो अपने दोस्तों के साथ गपशप हो, परिवार में कोई झगड़ा, या फिर स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में किसी कलीग के साथ कोई डिबेट। लेकिन आज के टाइम में हमारी वो बातचीत करने की स्किल कहीं खो गई है, क्योंकि हम बिना किसी से आमने सामने बात किए बस पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं या फोन में लगे रहते हैं। इसके कारण हमारी बातचीत करने की क्वालिटी कम होती जा रही है। पर थोड़ी सी कोशिश से हम इस बदलते दौर में भी अपने कम्युनिकेशन स्किल सुधार सकते हैं, जिसके बारे में हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं। दोस्तों, आजकल लोग एक दूसरे से बात करते वक्त बार बार मोबाइल देखते हैं या इधर उधर देखते रहते हैं। फिर सामने वाला क्या बोल रहा है इस पर हमारा ध्यान कम रहता है, और बस हमको हमारी बात बताने की जल्दी होती है। जैसे कि अगर हम किसी के साथ या ग्रुप में बैठे होते हो, तो ऐसे में सबको सुनना समझना बहुत जरूरी है। आप ही सोचिए, अगर हम दूसरे की बात को इग्नोर करते हैं तो वो हमारी बात क्यों ही सुनना पसंद करेंगे। हमारी मौजूदगी उस पल को यादगार बना सकती है। अगर हम उस पल में सबकी बातों को ध्यान से सुने, या उस पल में एक मौका छुपा रहता है जहां अपने अच्छे बिहेवियर से सभी का दिल भी जीता जा सकता है। हम हर दिन उन लोगों से बात करते हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं। ये बातचीत हमको हमारे परिवार वालों से, दोस्तों से, पार्टनर से, कजन से अच्छे रिलेशन बनाने में मदद करती है, क्योंकि बातचीत से दूरी, गलतफहमी, परेशानियां सबका सल्यूशन निकल आता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग दूसरों की बात सुनने के बजाय अपने मोबाइल में या इधर उधर देखते हैं। बात सुनते सुनते लोग अपने में ही कहीं खो जाते हैं, और जब ध्यान वापस आता है तो पूछते हैं कि ओ, क्या बात हो रही है। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि सुनने वाला मानो कह रहा हो कि आप जो बोल रही हैं मुझे उससे ज्यादा कोई और चीज इंटरेस्टिंग लग रही है, या फिर मुझे आपकी बात में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं सुन रहा हूँ। इस तरह हम ठीक से ना तो उस पल को एंजॉय कर पाते हैं, और ना ही वो जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं। और आपका साथी जो इरिटेट होता है वो अलग। इसी तरह एक और प्रॉब्लम जो आती है बातचीत में, वो ये है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये किसका पल है। यानी अक्सर जब हम किसी ग्रुप में या दो तीन लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो पल किसका है। हमें पहचानना चाहिए कि शायद वो पल हमारे लिए नहीं है। हम दूसरों की बात को काटने के लिए ये बोल देते हैं कि पता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। शायद हमारा दूसरों को इग्नोर करने का विचार नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा करने से हम दूसरों के पल को चुरा लेते हैं, और दूसरे व्यक्ति को मन मारकर खुद को रोकना पड़ता है। सामने वाला सोचने को मजबूर हो जाता है कि शायद आप उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आप अपनी बात ना कहें और केवल दूसरे की बात सुने तो वो मुलाकात अच्छी नहीं समझी जाएगी। हो सकता है आपका साथी आपका शुक्रिया करे कि आपने इतने ध्यान से उसे सुना, और आप दोनों का रिलेशन और भी मजबूत हो जाए। आज के समय में हमारे पास बात करने के बहुत से जरिए हैं, जैसे फेसबुक, मैसेजेस, ईमेल, वीडियो चैट और भी ना जाने क्या क्या। आज की दुनिया में दूसरों से बात करके हम मैसेजेस के जरिए अपने आइडियाज बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस दौरान ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हमें बिग ब्रेन या लिटिल ब्रेन के रिएक्शन के बीच किसी एक को चूज करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी का सही यूज हमें लोगों से बेहतर ढंग से जोड़े रख सकता है। जैसे ये बातचीत करने का एक तरीका है कि कहाँ हो या कैसे हो तुम, ये कहकर माता पिता अपने बच्चों से टच में रह सकते हैं। जिनसे हम बात करते हैं वो हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं, और हम उनसे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में बातचीत का सही तरीका क्या है और क्या करने से हमें बचना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का एक नुकसान ये है कि हमें दूसरे के हाव भाव, उनके बॉडी लैंग्वेज का पता नहीं चल पाता। हम कई बार यही समझ नहीं पाते कि सामने वाला हमारी बातों से खुश है या इरिटेट हो रहा है। बिजनेस या पर्सनल लाइफ में अगर हम दूसरों को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो हम हमारे लिटिल ब्रेन को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। इससे रिश्तों में दूरी आ जाती है। आज भले ही डिजिटल डिवाइसेस की मदद से बातचीत करना आसान हुआ है, लेकिन ये हमारी भावनाओं को समझ नहीं सकता और ना ही सामने वाले की भावनाओं को पढ़ सकता है। इन इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस की टोन या लहजे का पता नहीं लगाया जा सकता।
इसलिए गलतफहमी होने का खतरा इसमें ज्यादा है। जो बिग ब्रेन्स हैं वो वास्तव में सामने वाले की बात को जानना, समझना चाहते हैं और उस बातचीत में 100% रहना चाहते हैं। इसलिए बिग ब्रेन सुनने की कला में माहिर है, लेकिन जो लिटिल ब्रेन है वो वही सुनना चाहता है जो उसे सुनना है, और वो बस वेट कर रहा होता है कि कब अपनी बात बोलने का मौका मिले। चलिए इस कहानी के जरिए और बेहतर तरीके से समझते हैं। इस कहानी में दो किरदार हैं। पहला रियान, जो कि एक इंटर्न है, और दूसरा मिस्टर फेल्टन, जो कि रियान की बॉस है। तो अब रियान को कुछ बात करनी है बॉस से, लेकिन वो एक हफ्ते के लिए बाहर गए हुए हैं। तो रियान बॉस को मैसेज करता है, सर, जैसे कि आपको पता है कि मेरी इंटर्नशिप खत्म होने वाली है, तो अगर कोई वैकेंसी है तो मुझे मौका जरूर दें। मैं आगे भी अच्छे से काम करूंगा। मैं आपका आभारी रहूंगा। इतना मैसेज लिखकर वो बॉस को भेज देता है। अब ये पढ़कर मैसेज पर ही बॉस जवाब देता है, मुझे नहीं पता। इस मैसेज से रियान बॉस की टोन को नहीं समझ पाता है। उसे लगता है कि बॉस उसे काम पर रखना ही नहीं चाहते हैं। उसका लिटिल ब्रेन एक्टिव हो जाता है और उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लगती हैं, जिसके चलते फिर दोबारा उनसे इस बारे में बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता है। वहीं अगर रियान थोड़ा वेट करता और बॉस से आमने सामने बात करता तो शायद बातचीत का रिजल्ट कुछ और होता। शायद ज्यादा लंबी बात हो पाती और रियान इतना निराश नहीं होता। अब दूसरा पहलू ये मानते हैं कि अगर रियान बॉस की बात को दिल पे नहीं लेता है और बिग ब्रेन की सुनता है, फिर वो मैसेज करता है कि अगर कोई वैकेंसी है तो क्या आप प्लीज मुझे कंसीडर करेंगे। अब ये पढ़कर उधर से जवाब आता है, हम आपसे मिलना चाहेंगे और आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि कभी कभी पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से भी रिजल्ट बदल सकता है। बस हमको थोड़ा समय देना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हर एक बातचीत एक मौका है, और अब अगले एपिसोड में हम बिग ब्रेन और लिटिल ब्रेन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जो आपकी जिंदगी में हर कदम पे आपका साथ देंगी। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो कि अब से लेकर पूरी जिंदगी हमारी बहुत काम आने वाला है। एक ऐसी बात जिसे अगर आप अच्छे से समझ गए और कभी भूलेंगे नहीं, तो भविष्य में आने वाली बहुत सी मुश्किलों से बच जाएंगे। जी हाँ, ये बात है बिग ब्रेन और लिटिल ब्रेन की। अब जैसा कि हमने शुरुआत में भी जाना था कि बिग ब्रेन को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है और लिटिल ब्रेन नेगेटिव कंसेप्ट है। आपने अक्सर सुना होगा कि गुस्सा कुछ ना कुछ छीन कर ही जाता है और हम फिर उसको बैड लक का नाम देकर या फिर हालात का नाम देकर टाल देते हैं और उससे होने वाली परेशानियों को चुपचाप झेलते रहते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे में बस आपको जरूरत है एक चीज की, और वो है एक छोटा सा ब्रेक लेने की। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि हमारा बिग ब्रेन और लिटिल ब्रेन कैसे काम करता है। एक 44 उम्र का आदमी है केविन, जिसकी कंपनी बड़ी फेमस है और उसकी कंपनी जेरी नाम के 26 साल के दूसरे आदमी के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अब हुआ ये कि कोई बहुत ही जरूरी स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए केविन और उसके सभी वर्कर बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे और उन्होंने 8 बार स्क्रिप्ट को अपडेट किया था, सिर्फ इसलिए ताकि जेरी को वो पसंद आए। 8वीं स्क्रिप्ट बनाकर थका हारा केविन स्क्रिप्ट जेरी को भेजता है और घर जाने की तैयारी करने लगता है। तभी उसे जेरी का कॉल आता है और वो कहता है, केविन, ये स्क्रिप्ट तो 7वीं स्क्रिप्ट से भी बेकार है। मुझे कुछ भी करके अच्छी स्क्रिप्ट बना कर दो। तो चलिए अब केविन और सभी वर्कर के छोटे दिमाग और बड़े दिमाग के थॉट्स को सुनते हैं और उनका रिजल्ट समझने की कोशिश करते हैं। पहले लिटिल ब्रेन के थॉट्स के बारे में सोचते हैं। केविन थका हुआ है। वो परेशान है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो जेरी को खुश नहीं कर पाया और वो अपने सभी वर्कर्स के सामने जेरी को गालियां देता है और गुस्से में फोन करके जेरी से कहता है, तुम्हें दुनिया का कोई आदमी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। और गुस्से भरी आवाज सुनकर अब जेरी भी कह देता है, ठीक है, अगर तुम काम नहीं कर सकते तो मत करो। अब केविन घर चला जाता है और अगले दिन देखता है कि जेरी ने केविन के कंपेटिटर एक दूसरी कंपनी को वो प्रोजेक्ट दे दिया। अब केविन शर्मिंदा है क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और काम हमेशा के लिए उसके हाथ से चला गया। लेकिन दोस्तों, वही बिग ब्रेन से काम लेने से शायद कुछ ऐसा होता। मान लीजिए केविन अपने बिग ब्रेन की बात सुनता है
और उसकी पॉजिटिव सोच के अकॉर्डिंग केविन एक गहरी सांस लेकर पॉजिटिव रहने की सोचता है। प्रॉब्लम का सलूशन ना मिलने पर कुछ देर शांत बैठकर सोचता है और फिर जेरी को कॉल करके कहता है, सर माफ कीजिएगा, हमने हर संभव कोशिश की है स्क्रिप्ट को अच्छा बनाने के लिए। अब आगे आप ही हमें गाइड करें कि आपको कैसे स्क्रिप्ट चाहिए, इसमें आपको कहाँ और क्या चेंजेस चाहिए। ऐसे हमारा काम भी आसान होगा और आपको मनचाही स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी। अब ये सुनकर जेरी भी आराम से जवाब देता है और कहता है कि केविन, मैं मानता हूँ किसी की मनचाही स्क्रिप्ट बनाना आसान नहीं है और मैं काम के मामले में थोड़ा सा रूड हूँ, लेकिन मुझे इसमें ये सब चेंजेस चाहिए। इस तरह जेरी केविन को सब समझा देता है। अब जेरी फोन रख देता है और केविन अपने सभी वर्कर्स को कहता है, अब इनमें से कोई भी एक पल के लिए रुकना नहीं चाहता है क्योंकि सब हद से ज्यादा थक चुके हैं। लेकिन वो वर्कर्स को समझाता है, कहता है कि मैं जानता हूँ ऑर्डर पूरा करने के लिए सभी को रुकना ही पड़ेगा, मगर मैं आप सबकी मुश्किल को भी समझता हूँ और आप पर फैसला छोड़ता हूँ। सर के सिंपल बिहेवियर को देखकर अब सारे वर्कर्स भी कह देते हैं, कोई बात नहीं सर, हम पूरा काम करके ही घर जाएंगे। अब वर्कर्स 11 बजे तक पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर देते हैं। जेरी भी स्क्रिप्ट देखकर खुश हो जाता है और कंपनी को नया काम देता है। तो दोस्तों, यहाँ केविन ने केवल शांत होकर ठंडे दिमाग से काम लिया और बिग ब्रेन को लिटिल ब्रेन पर हावी नहीं होने दिया। केविन ने केवल अपनी ही मजबूरी को ना देखकर सामने वाले की मजबूरी पर भी ध्यान दिया, जिससे आपसी समझ पड़ी और बात सुलझ गई। केविन ने अपने आइडियाज या थॉट्स को किसी पर थोपा नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी समझ और हर कोई अपने ही तरीके से चीजों को देखता है। ऐसे में हमें समझना जरूरी है कि हम सही हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सामने वाला गलत है। इसलिए हमें दूसरों को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। मुश्किल समय में खुद को कुछ देर के लिए शांत कर लेना चाहिए। कहानी में शांत रहकर और पेशेंस दिखाकर केविन ने बहुत बड़ी समझदारी की और समय की सीरियसनेस को समझते हुए कूल रहना जरूरी है। लेकिन मुश्किल डिसीजन से भी घबराना नहीं चाहिए। जैसे केविन ने अपने वर्कर्स के साथ मिलकर रात भर में प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, जिससे जेरी भी खुश हो गया। केविन ने गुस्से में आकर जेरी को ऑडियो मैसेज पर कॉल पे गालियां लिखकर बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि अक्सर गुस्से में हम मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा ही करते हैं, ताकि सामने वाले चिढ़ जाएं और हमें रिप्लाई बैक करें और हम उसको फिर से बुरा भला कहकर अपना गुस्सा शांत कर सकें। लेकिन वो चीज कुछ समय के लिए ही नहीं, बल्कि फोन में हमेशा के लिए रह जाती है। इसीलिए किसी को ईमेल करने से पहले आधे घंटे रुककर सोचें। किसी को ऑडियो मैसेज भेजने से पहले 15 मिनट की ब्रेक लीजिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जिनके बाद में पछतावा होता है और सुधारा नहीं जा सकता। फिर आप हमेशा के लिए किसी की नजरों में वो बनकर रह जाते हैं जो असल में आप हैं ही नहीं, लेकिन गुस्से की वजह से आपने वैसा किया है। दोस्तों, ऐसे ही एक दूसरी छोटी सी घटना के जरिए हम समय की इंपॉर्टेंस को भी समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम रॉबर्ट है, वो एक कंपनी में काम करता है और ऑफिस में जरूरी मीटिंग के लिए घर से देरी से निकलता है। फिर ट्रैफिक होने की वजह से उसे रास्ते में और देर होने लगती है। गुस्से में वो गाड़ी के ड्राइवर को गालियां देता है। वहीं सामने से एक औरत ओलिविया अपने बच्चे के साथ उसके स्कूल अवार्ड फंक्शन के लिए जल्दबाजी में निकल रही होती है और रोड क्रॉस करते टाइम रॉबर्ट की कार से ओलिविया को चोट लग जाती है। अब इस घटना में समय की कमी दोनों की थी, मगर दोनों को पुलिस ने रोक लिया क्योंकि ओलिविया ने चोट लगने पर शोर मचा दिया। तो यहाँ लिटिल ब्रेन के कंट्रोल में चलते हुए ओलिविया ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने रिपोर्ट लिखवाने के लिए ओलिविया को पुलिस स्टेशन चलने को कहा। अब ओलिविया को भी परेशानी हुई, वो फंक्शन में भी नहीं पहुंच पाई और दूसरी ओर रॉबर्ट भी मीटिंग में नहीं पहुंच पाया। वहीं बिग ब्रेन से काम लेने पर रिजल्ट कुछ और निकलता। तब ओलिविया समय की नजाकत को समझती, चोट सीरियस नहीं थी, हल्की सी थी, इसलिए बात को रफा दफा कर देती और रॉबर्ट की भी मजबूरी समझते हुए उसे माफ करके स्कूल के लिए निकल जाती और रॉबर्ट उनको अपनी कार में लिफ्ट दे देता, तो दोनों लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि समय को खुद पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि समय हमारा सबसे अच्छा और जरूरी साथी है। सोच समझकर डिसीजन लेना और टाइम के अकॉर्डिंग बात कहना, यही स्मूथ लाइफ के सिंपल सोल्यूशन है। तो ये थी बिग ब्रेन और लिटिल ब्रेन की बातें, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए
अब अगले एपिसोड में एक नई कहानी और जिंदगी जीने के एक नए फॉर्मूले को जानने वाले हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंसेप्ट्स की जिनको अपनाकर आप अपने आप को या ऐसे कह सकते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को बेटर कर सकते हैं। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि किसी भी इंसान पर आपका फर्स्ट इंप्रेशन इस बात से पड़ता है कि आप उससे किस अंदाज में पेश आते हैं, आपकी बात करने के तौर तरीके क्या हैं। जब आप किसी नौकरी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू के दौरान आपके द्वारा चुने गए शब्दों पर, आपकी टोन या लहजे पर ही गौर किया जाता है। और ऐसे में जरूरी है कि आप एक ऐसी छाप लोगों पे छोड़ कर जाएं कि जिंदगी भर वो आपको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में ही याद करें। आजकल बेरोजगारों की कमी नहीं है और वैकेंसी भी आए दिन पेपर में आती ही रहती है। मगर फिर भी बेरोजगारी का कारण यही है कि हम में कुछ स्किल्स या क्वालिटीज की कमी है, जैसे बोलने की स्किल, चलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल करने की स्किल। क्योंकि कंपनियों के पास लोगों की कमी नहीं है, मगर उनको चाहिए कोई ऐसा जो हर सिचुएशन में तमीज से पेश आए, उनकी बातों को इशारे में समझे। और ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम सोच ले तो क्या नहीं हो सकता है। माना कि हम मॉडर्न ईरा में हैं और हम कह सकते हैं कि हम पहले से ही सिविलाइज्ड हैं, तो हम अपनी भाषा क्यों बदलें? लेकिन वो समय के साथ जरूरी है। तभी तो कहते हैं ना कि बदलाव प्रकृति का नियम है। तो सबसे पहले तो जो सुधार हमें करना है वो है भाषा में। आज के इस मॉडर्न ईरा में जहां हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे हैं, वहीं भाषा में गाली गलौज, कूल दिखने के लिए भद्दे शब्दों का यूज एक आम बोलचाल का हिस्सा बन गया है। जब भी कोई बात ऐसी हो जो हमें गलत लगे तो हम सीधा गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चार शब्द ऐसे हैं जो आजकल हर बच्चे के मुंह से निकल ही जाते हैं। अगर आप अकेले हैं तो एक पल के लिए आपकी भाषा, आपके बुरे शब्द बर्दाश्त लायक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर हैं, बाहर हैं या अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से प्रेम करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर काबू पाएं। गुस्से में तुरंत जवाब ना दें और पेशेंस से काम लें। क्योंकि आप गुस्से में जो कुछ भी कहेंगे आप बुरा ही कहेंगे, और हो सकता है कि कुछ ऐसा कह दे जिससे सामने वाले के लिए सबसे जरूरी मुद्दा ये ही बन जाए कि आपने उसके साथ बुरा बर्ताव क्यों किया। लेकिन हर सिचुएशन में शांत रहना या भाषा पर कंट्रोल रखना इतना आसान नहीं है। इसलिए क्या इस चैलेंज के लिए आप तैयार हैं? क्या आप में इतनी शक्ति है कि आप जो ठान ले वो करके ही रहेंगे? क्या आप इसे अपनी जिद बना सकते हैं? क्या आप एक सिंपल गोल रख सकते हैं कि अपनी लैंग्वेज से बुरे, गाली गलौच वाले शब्दों को हटा सकें? इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन रख सकते हैं कि कौन सिंपल भाषा लंबे समय तक बोल सकता है। दूसरा, आप जब भी किसी भी व्यक्ति से बात करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि किसी और की बुराई ना करें, केवल पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, लोगों के सक्सेस में शामिल हो, ताकि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे फील हो कि मेरे जाने के बाद मेरी ये इंसान बुराई नहीं करेगा, मेरे बारे में कोई बुरी बात नहीं कहेगा। जब आप किसी के बारे में कोई गलत कमेंट भी करते हैं तो अपने शब्दों को सोच समझ कर चूज करें। कुछ ऐसा ना बोले कि एंड में जब वो व्यक्ति खुद सुने तो आपको पछतावा हो। दोस्तों, लोगों की बातें ना करके विचारों की बातें कीजिए। नए नए आइडियाज के बारे में अपने थॉट्स रखिए। एक मशहूर कहावत है ना, वीक माइंड वाले बस लोगों के बारे में बात करते हैं और स्ट्रॉन्ग माइंड वाले आइडियाज के बारे में। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि ये इस सीधी भाषा में नहीं सुधर सकते हैं, तो उनको जरूरत के हिसाब से ऐसी भाषा में ही समझाएं जिसमें शब्द तो अच्छे हों मगर वो बदलने पर मजबूर हो जाएं। मन से बदसूरत लोगों के लिए अपने शब्द खराब मत कीजिए। अब दूसरी जरूरी बात यह है कि समय के अनुसार ही चीजों का इस्तेमाल करिए। कभी भी गलत जगह पर, गलत समय पर कोई बात मत कहिए। जैसे कोई व्यक्ति थका हारा ऑफिस से काम करके लौट रहा है, तो उसके घर में घुसते ही उन बातों की लड़ाई मत कीजिए जो आपके दिमाग में सुबह से ही घूम रही थी। क्योंकि ऐसे में व्यक्ति का मूड कैसा भी हो सकता है। उसे आराम करने का मौका दीजिए। जब लगे कि वो आपके सवालों के जवाब देने के लिए और आपसे बात करने के लिए तैयार है, तभी अपने बातें रखिए। किसी भी व्यक्ति को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कोई उस पर घात लगा के बैठा हो और सामने देखते ही आप उस पर एक के बाद एक गोली की तरह सवाल दागते।
घर लौटे समय हर व्यक्ति चाहता है कि वो आराम से खुश होकर ही घर जाए। ऐसे में काम से लौटे व्यक्ति के घर आते ही ऐसे प्रश्न या काम ना रखिए जिससे उसका दिन ही बेकार जाए। जब आप कुछ लिख रहे होते हैं, कोई पत्र या किताब, तो आप उसको दोबारा पढ़ते हैं और गलतियां होने पर या अटपटे शब्द होने पर, गलत मतलब निकल कर आने पर आप कह सकते हैं कि उफ, ये तो गलत हो गया। फिर आप उसे काट कर दोबारा लिख सकते हैं। लेकिन आज की इस मीडिया की दुनिया में हम एक बार मैसेज करने से पहले सोचते भी नहीं है। जरा सी बात हुई नहीं कि हम तुरंत ही मैसेज करके रिप्लाई कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। दोस्तों, बचपन में जब हमारे हाथ से पेंसिल लेकर पेन पकड़ा दिया जाता है, तब से ही ये बात तय हो जाती है कि हमारी गलतियां अब लोगों को साफ दिखेंगी और हम उन्हें मिटा नहीं पाएंगे। कोई आपसे कोई सवाल पूछे तो जल्दबाजी में जवाब मत दीजिए, बल्कि आराम से उसे कह सकते हैं कि मैं अभी आपके सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं हूँ, या मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए, या क्या मैं आपकी बात पर थोड़ा सोच सकता हूँ। ऐसे आपकी पर्सनालिटी के बारे में लोगों पर पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा, जिससे सबको आपकी बात फैक्ट से भरी हुई और क्लियर लगेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि लोग कभी भी ये याद नहीं रखते कि आप कितने सुंदर हैं, कितना कमाते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि आप उनकी नजरों में तब तक ही सुंदर रहेंगे जब तक कोई आपसे भी सुंदर दूसरा व्यक्ति उनकी नजरों के सामने नहीं आता। आपकी कमाई तब तक ही लोग याद रखेंगे जब तक आपसे ज्यादा धनी व्यक्ति उनको नहीं मिल जाता, क्योंकि आपका उनके साथ किया गया बहुत अच्छा या बुरा बिहेवियर वो कभी भी नहीं भूलेंगे। प्यार से बात करने में कोई फीस नहीं लगती, ना ही मुस्कुराने पर टैक्स है। तो बिंदास रहिए, हंसते रहिए और ऐसी पर्सनैलिटी बनाइए जिस पर आपको भी गर्व हो और लोग भी आपसे दोबारा मिलना चाहें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब अगली बार किसी से पहली बार मिलते वक्त आप अपने हाव भाव के साथ साथ अपने पहनावे का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि पहली मुलाकात सबसे खास होती है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जहां हम सीखेंगे कि किस तरह अपनी कुछ आदतों को बदल के आप लोगों का भरोसा जीत सकते हैं और सबके चहेते बन सकते हैं। जानेंगे वो सभी टिप्स के बारे में अगले एपिसोड में। दोस्तों, किसी का भरोसा जीतने के लिए जरूरी है आपका सच्चे और साफ दिल इंसान बने रहना। ऐसे में जब भी आप किसी से बात करते हो, आपको ध्यान रखना होता है कि आप कोई भी बात ऐसी ना करो जिससे सामने वाले को नुकसान हो या उसे बुरा लगे, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के दिमाग में आपकी गलत इमेज बन जाती है। कहते हैं कि जिन बातों को या लोगों को भुलाया नहीं जा सकता, उन्हें माफ कर दो, और जिन्हें माफ नहीं कर सकते, उन्हें भूल जाओ। अगर कोई व्यक्ति जिसने आपके साथ बुरा किया हो या किसी भी तरह का नुकसान आपको पहुंचाया हो, उसको माफ करना आपके लिए आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। मगर फिर आप अगर एक बात पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि आपके मन में उसके प्रति गुस्सा पैदा हो गया है। मतलब सीधा सा है कि आपका लिटिल ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, जो आपको रह रह कर सताता है। आप काम में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि आपको बार बार वही धोखा याद आता है जो उस व्यक्ति ने आपके साथ किया था। फिर आप ये सोचते हैं कि इसमें मेरी गलती नहीं, फिर भी मुझे इतने मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है, क्यों? दोस्तों, सही तौर पर तो इसका कारण सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने किसी के साथ बुरा ना किया हो या जिसने किसी का दिल ना दुखाया हो, धोखा ना किया हो। जाने अनजाने में हम सभी से किसी ना किसी का दिल तो दुखाया ही गया है, भले ही वो छोटी बात ही रही हो। तो ऐसे में अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, तो आपको क्या करना है? आपको केवल उस सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देना है। माफ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस पर भरोसा करें या उस पर एहसान करें। आप जैसा चाहें उस व्यक्ति के साथ व्यवहार रखिए, मगर सबसे पहले उसे माफ करने का एहसान खुद पर लीजिए, क्योंकि बुरा हो या भला, जब हम किसी की बुरी तस्वीर को दिमाग में रखते हैं तो हम बार बार उसे ही याद करते हैं, और होता कुछ ऐसा है कि अपने दिमाग में उन्हें एक बिना किराए की ऐसी जगह दे देते हैं जो हम पर ही उल्टा असर डालती है। हम उनके बारे में सोचेंगे तो नुकसान हमारा ही है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने लिटिल ब्रेन को ज्यादा एक्टिव करते हैं, जिसका सीधा असर आपके कम्युनिकेशन पर पड़ता है, जो आपके बने बनाए रिश्ते और आपकी इमेज दोनों को खराब कर सकता है। जो हुआ सो हुआ, अब दोबारा उसी बात को दोहराते रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। इससे अच्छा उस बात को भूल जाइए और माफ उसको सिर्फ इसलिए कीजिए ताकि आप उसे भूल पाए, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करेंगे
तब तक आपके दिमाग में वो इंसान रहेगा और आप दुखी होते ही रहेंगे। तो अपने लिए ही सही उन्हें माफ कीजिए। उन्हें माफ करने के बाद आपका दिमाग पॉजिटिव यानी बिग ब्रेन के हिसाब से काम करने लगता है। ऐसा करने से आप उसकी नजर में एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और आप भी फिजूल के स्ट्रेस से बच सकते हैं। यहाँ एक और जरूरी पॉइंट है जिस पर बात करना जरूरी है कि जब आपके साथ कोई गलत करता है तो आपका ब्रेन आपके नेगेटिव साइड में एक्टिव हो जाता है, जिससे आपकी सोच नकारात्मक हो जाती है। ऐसे में जब भी आप किसी से बात करते हैं, केवल नेगेटिव चीजों पे आपका फोकस ज्यादा होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो कि आपका सीनियर है, वो कुछ गलत फाइल बनाकर अपने सीनियर को दे देता है और जब सुपर सीनियर उनको डांट लगाते हैं, तो वो काम का इल्जाम आप पर थोप देता है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनके नीचे काम कर रहे हैं और आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते। ऐसे में आपको डांट सुननी पड़ती है और आपको बुरा लगता है। ऐसे में हो सकता है कि आपकी जॉब भी चली जाए। ऐसी स्थिति में आप अपने बॉस के खिलाफ लिटिल ब्रेन से काम लेने लगते हैं, जिसका असर आपकी बातचीत, आपके काम में दिखने लगता है। इसीलिए जब कभी आपकी गलती हो, चाहे आप सबसे ऊपर की पोस्ट पर हैं या कहीं और, अगर आप अपना इल्जाम दूसरों पर लगाएंगे तो हो सकता है कि दूसरों को आपकी इस हरकत का भारी भुगतान करना पड़े, क्योंकि अपनी गलती मान लेने से शायद आपको ज्यादा से ज्यादा डांट ही पड़े, लेकिन किसी दूसरे को बेवजह अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। हमेशा खुले दिल से अपनी गलतियां एक्सेप्ट करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। जब आप किसी से क्षमा मांगते हैं या फिर अपनी गलती स्वीकार करते हैं, ऐसा करके आप ना सिर्फ अपनी नजर में बल्कि सामने वाले की भी नजर में एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। मान लीजिए कि आप कोई काम बड़े ही अच्छे तरीके से करते हैं, मगर जब उसमें आपकी कोई गलती निकाल दे या आपसे कोई भूल हो जाए, तो आप उसे मानने को तैयार ही नहीं होते हैं या टाल मटोल करते हैं या फिर उसका इल्जाम दूसरे पर लगा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और गुस्से में तेज आवाज में बात करने लगते हैं। तो आप पर भला कोई भरोसा क्यों ही करेगा? फिर अगर आप दूसरी ओर अपनी गलती मान लेते हैं, तो लोग आपके साथ काम करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे और आपको हम्बल इंसान समझेंगे। गलती एक्सेप्ट करने का सीधा मतलब ये है कि आप में हिम्मत कितनी है। क्या आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपके साथ पहले जितनी घटनाएं हुई हैं उनमें कहाँ कहाँ गलतियां थी, आप उन्हें मन से एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर नहीं, तो आप अपनी ग्रोथ खुद रोक रहे हैं और उस घटना से आज भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। एक बात ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों के या आवाज के जरिए नहीं होता है। आपके आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेशन किया जाता है। ऐसे में जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो आपके हाव भाव में नरमी दिखनी चाहिए। एक और बात, दूसरों की तारीफ करने से कभी भी हमें कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप भले ही चाहे जिस मुकाम पर हो, कहीं ना किसी ने आपकी कोई ना कोई मदद तो की ही होगी और उसको क्रेडिट देना बनता है। अगर आपके पास कोई बड़ी पावर है, तो उसे लोगों के नुकसान में नहीं बल्कि दूसरों के फायदे में लगाइए। ऐसा नहीं है कि चीजें हमेशा दूसरों को गिराकर ही हासिल की जा सकती हैं। आप कभी कभी दूसरों को मौका देकर और भी बड़ा मुकाम और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। एक असली लीडर वही कहलाता है जो बिना किसी डर से रिस्पॉन्सिबल रहकर सही फैसले लेता है। और अगर आप हर किसी को खुश करने की इच्छा रखते हैं, तो आप लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि लीडर के द्वारा लिए गए डिसीजन हर किसी को समझ नहीं आते। वो अपनी इच्छा या संबंध के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि किस चीज की जरूरत है और कौन व्यक्ति सही है, इसके अनुसार ही डिसीजन लेता है। एक असली लीडर वो नहीं होता जो अपनी टीम के आगे चले, ना ही वो जो सबसे पीछे चलता है, बल्कि लीडर की सही पहचान वही है जब वह सबको साथ लेकर चले, सबको उम्मीद दे कि वो भी उस जगह पर आ सकते हैं, ना कि पद के लालच में उन्हें रास्ता ही ना दिखाए और भटका दे। आज की इस कंपटीशन भरी जिंदगी में हर कोई आगे जाना चाहता है, लेकिन जो इसके लिए दूसरों को पीछे छोड़ते हैं, वो ज्यादा आगे नहीं जाते। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप खुद से और बेहतर बने। चलो एक एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। एक क्लास में बच्चों की संख्या 20 है और उनमें से सबसे ऊपर एक बच्चा है रोहन, जो हर बार अच्छे अंकों के साथ क्लास में प्रथम आता है। ये देखकर मोहन को हमेशा मोटिवेशन मिलती रहती है कि मैं भी अच्छा करूं और किसी तरह लोग मेरे भी ऐसे ही तारीफ करें जैसे रोहन की करते हैं। अब यहाँ बिग ब्रेन और स्मॉल ब्रेन के कंसेप्ट के जरिए हम चीजों को समझ सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम बुराइयों को अपनी ओर जितनी जल्दी से खींच लेते हैं, उतनी ही देर हमें अच्छा बनने में लगती है।
यहाँ भी मोहन जब लिटिल ब्रेन के कंट्रोल में आ जाता है, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में वो सही गलत भूलकर पूरी कोशिश करता है कि रोहन का ध्यान पढ़ाई से हट जाए ताकि मोहन के मार्क्स उससे ज्यादा आए। मोहन हर बार अपनी सेकंड रैंक देखकर परेशान होता है, तो वह रोहन को अपने रास्ते से हटाने की सोचने लगता है। वो अपने मन में केवल एक ही चीज रखता है कि रोहन से केवल एक नंबर ज्यादा आ जाए तो मेरी वाह वाह होगी। और वो यही सोच के मेहनत करता है और प्रथम आ जाता है। मगर अब भी सब यही कहते हैं कि रोहन एक नंबर से पीछे कैसे हो गए तुम। आगे रोहन और मेहनत करता है और मोहन से आगे निकलता है। कंपटीशन अच्छी चीज है, मगर खुद को निखारने के लिए हमें किसी कंपटीशन की जरूरत क्यों पड़ती है? सोचिए, अगर मोहन बिग ब्रेन का इस्तेमाल करता तो क्या होता? बिग ब्रेन के इशारे पर मोहन सोचता कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं कोई गलत की गुंजाइश ही ना छोड़ूं, और इससे वो हर बार पहले से अच्छे मार्क्स लेकर आता। सब उसकी तारीफ करते कि उसने हर बार खुद को अपग्रेड किया है। अपनी शक्तियों का यूज समझदारी से कीजिए, ना कि गुरूर में आकर, क्योंकि गुरूर हमेशा आदमी को पीछे की ओर ही धकेलता है, और समझदारी दुश्मन को भी आपके फायदे में काम करने को मोटिवेट कर सकती है। ये जिंदगी के कुछ जरूरी कंसेप्ट हैं जिन्हें हम सब जानते तो अच्छे से हैं, मगर समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हम कदम दर कदम उनको समझते हैं, सीखते हैं, जिंदगी में अपनाते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। तभी तो कहते हैं कि एक्सपीरियंस नॉलेज से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, और ये एक्सपीरियंस गलतियां करके ही आता है। तो इस बात से कभी ना घबराना चाहिए कि आपने गलतियां की हैं, बल्कि गलतियों को अपनाकर उनसे कुछ सीखना चाहिए और खुद को निखारना चाहिए। ये सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। तो आप भी अगर एक सक्सेसफुल लाइफ को पाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि हम्बलनेस जरूरी है। ये सिर्फ खुद को अच्छा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को और भी आसान बनाने में मदद करती है। वैसे एक बात और है कि नरम स्वभाव के व्यक्ति अक्सर इमोशनल होते हैं। आपको बता दें कि इमोशनल होना अच्छी बात है, ये आपके सेंसिटिव नेचर को दर्शाता है, लेकिन कभी-कभी इमोशनल होकर जवाब देने से हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे इमोशनल होकर जवाब देने से हमारे रिश्ते और काम खराब हो जाते हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया हो और बाद में बहुत पछताए हो? गुस्से में या दुखी होने पर आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो आप बिल्कुल नहीं कहना चाहते थे? अरे, मेरा मतलब ये नहीं था, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। क्या आप अक्सर ये जवाब देते हैं? इस एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों कई बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी अपनी इमोशनल बातों से लोगों का ही दिल दुखा देते हैं, या छोटी सी बात पर गुस्सा होकर अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जब आप जल्दबाजी में इमोशनल होकर जवाब देते हैं, तो आप अक्सर अपने लिटिल ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वही सोच समझकर दिए गए रिएक्शन के पीछे बिग ब्रेन का हाथ होता है। जहां बिग ब्रेन सेंसिटिव और समझदार जवाब बताता है, वहीं हमारा लिटिल ब्रेन एक नंबर का मुंहफट है। लिटिल ब्रेन के जो समझ आता है वो बोल देता है। वो सामने वाले की फीलिंग्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, और थोड़ा सेल्फिश भी होता है। ये लिटिल ब्रेन अपने आसपास ही चीजों और दूसरे लोगों से बड़ी आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। ऐसे में कई बार जब हम लिटिल ब्रेन वाले रिएक्शन दे रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, जबकि हम हमेशा चूज कर सकते हैं कि हम लिटिल ब्रेन का इस्तेमाल करें या बिग ब्रेन का। चलिए इसे मैरी की कहानी की मदद से और अच्छे से समझते हैं। मैरी एक डेंटिस्ट थी और अपना क्लिनिक चलाया करती थी, लेकिन आज क्लिनिक में बहुत ज्यादा ही पेशेंट थे। वेटिंग हॉल पूरी तरह से भर चुका था। मैरी एक के बाद एक पेशेंट्स का चेकअप कर रही थी। दोपहर होने तक अचानक कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया। इस वजह से अब मैरी और उनकी रिसेप्शनिस्ट दोनों ही एक्स्ट्रा काम कर रही थी, लेकिन फिर भी पेशेंट्स को अपनी बारी आने के लिए 45 मिनट या उससे ज्यादा देर तक रुकना पड़ रहा था। इस चक्कर में वे आज अपना लंच भी नहीं कर पाई। क्लिनिक बंद होने तक भूखी प्यासी और दुखी मैरी पूरी तरह थक कर चकनाचूर हो गई थी। लौटते समय उन्हें अपने छोटे से बेटे को स्कूल से भी लाना था। जहां मैरी का दिन काफी परेशान करने वाला था, वहीं उनका बेटा सैम आज बहुत खुश था। और खुश भी क्यों ना हो, आज उसने फोटोज को जोड़कर कोलाज बनाना जो सीखा था। कार में बैठते ही सैम मेरी को
अपना कोलाज दिखाने की कोशिश करने लगा। मैरी आज सुबह से पहले ही परेशान थी और ट्रैफिक में कार चलाने का स्ट्रेस ऊपर से और था। वो बस जल्दी से घर जाके आराम करना और कुछ खाना चाहती थी। इस सिचुएशन में चिड़चिड़ाना या गुस्सा करना पहला रिएक्शन दिमाग में आता है, जिसके लिए ये लिटिल ब्रेन रिस्पॉन्स है। अगर सोचे तो सैम नहीं जानता कि उसकी मम्मी का दिन आज बहुत थकान भरा है। वो तो बस अपनी खुशी मैरी के साथ बांटना चाहता है। ऐसे में मैरी का गुस्सा करना उनके बेटे पर गलत असर डाल सकता है। सैम को लग सकता है कि मम्मी उस पर गुस्सा है और उसने ही कुछ गलत किया है, जबकि मैरी तो पूरे दिन का गुस्सा गलत जगह निकाल रही है। वहीं दूसरी तरफ मैरी ऐसे समय में बिग ब्रेन रिस्पॉन्स दे सकती है। वो कह सकती है कि सैम बेटा, मैं कार ड्राइव करते हुए आपका कोलाज नहीं देख सकती हूँ। जल्दी से घर चलते हैं, फिर आपका काम देखते हैं। आप थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। हो सकता है सैम ऐसा सुनकर घर पहुंचने का इंतजार करता और मैरी आराम से कार ड्राइव करने पर फोकस कर पाती। दोस्तों, यहाँ हमने जाना कि कैसे एक्सटर्नल चीजें और हमारे खुद के इमोशंस भी हमारे रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमेशा कोई कारण होता है कि हम लिटिल ब्रेन या बिग ब्रेन का सहारा ले रहे होते हैं, लेकिन चॉइस हमेशा हमारी होती है कि हम आखिर कैसा रिस्पॉन्स सामने वाले को देना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि आपके रिएक्शंस पर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस आपका खुद का होता है? ये इस बात से डिसाइड होता है कि आपका पर्सनल मी कितना स्ट्रांग है। ये आपका मी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का ही रिफ्लेक्शन है। आप जितना प्यार विश्वास खुद पर करते हैं या जितना बेहतर खुद को समझते हैं, आपका मी उतना ही स्ट्रांग होता है। किसी भी समय आप जैसा अपने आप के बारे में सोचते हैं, उसी के हिसाब से बाहरी इन्फ्लुएंस आपको लिटिल ब्रेन या बिग ब्रेन की तरफ धकेलते हैं। आपकी लाइफ में आए बहुत बड़े चेंजेस भी आप पर बहुत असर डालते हैं। अगर चेंज आपको सक्सेस या अच्छे रिलेशनशिप की तरफ ले जाता है, तो लगता है कि लाइफ आपके कंट्रोल में है। दूसरी तरफ एक बुरा डिसीजन या फेलियर आपका पूरी तरह विश्वास ही डगमगा देता है। ऐसे बड़े चेंजेस आपको रोजमर्रा के बाहरी इन्फ्लुएंसेस का भी आसानी से शिकार बना सकते हैं। आपके इम्यून सिस्टम की तरह ही आपका मीट भी कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में कमजोर मीट वापस स्ट्रांग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको खुद को संभालने का मौका देना चाहिए और चीजों को एक्सेप्ट करते हुए पॉजिटिव रहना चाहिए। जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही हो, तो थोड़ा समय देकर ही रिएक्शन या जवाब देना चाहिए। ये समय आपको लिटिल ब्रेन रिस्पॉन्स से बचकर बिग ब्रेन रिस्पॉन्स देने में मदद करेगा। इस तरह थोड़ी कोशिश करते हुए बुरे इन्फ्लुएंस से घिरे होने के बावजूद भी बिग ब्रेन का यूज किया जा सकता है। दोस्तों, इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए सुनते हैं पैट्रिक की कहानी। पैट्रिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान पर सेल्समैन का काम करता था। इसके साथ ही वो वहां पर गिटार की क्लासेस भी देता था। दुकान का हाल बुरा चल रहा था और दुकान घाटे में थी। एक दिन मैनेजर ने पैट्रिक को बुलाकर बोला कि उन्हें घाटे के चलते गिटार क्लासेस बंद करनी पड़ेंगी और पूरा ध्यान सेल्स पर ही देना पड़ेगा। अब ये सुनकर पैट्रिक का मन परेशान हो गया। उसे गिटार क्लासेस देना बहुत अच्छा लगता था। अपनी नौकरी के बारे में शायद उसे ये सबसे अच्छी बात लगती थी। पैट्रिक के मन में अजीब अजीब सी बातें चलने लगी थी। उसे लग रहा था कि घाटे की बात बस एक बहाना है। शायद वो गिटार अच्छा नहीं बजाता है और ना ही अच्छा सिखा पाता है। उसकी स्किल में ही कोई कमी है। पैट्रिक का सपना एक म्यूजिशियन बनने का था और गिटार सिखाकर उसकी अपनी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी। पूरे दिन तरह तरह की बातें सोच सोच कर वो बुरी तरह स्ट्रेस में था। शाम के टाइम एक कस्टमर दुकान में आया। कस्टमर ने पैट्रिक से पूछा कि क्या वो मैंडोलिन बेचते हैं। पैट्रिक उस समय शेल्फ पर गिटार के तार संभाल रहा था। उसने बिना देखे कस्टमर को गुस्से से जवाब दिया, क्या तुम्हें कोई मैंडोलिन दिखाई दे रहा है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ है ही नहीं। कस्टमर ये सुनकर दंग रह जाता है। मैं कुछ देर रुकता है, लेकिन पैट्रिक कस्टमर को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। कस्टमर बाहर जाकर सबको बताता है कि कैसे उस दुकान का सेल्समैन बेहद बदतमीज है और वहां वैरायटी भी कम है। इस तरह दुकान और पैट्रिक का नाम खराब होता है। वहीं मान लीजिए कि पैट्रिक ने
खुद को संभाल कर कस्टमर को अच्छे से जवाब दिया होता कि सर, हमारे पास अभी मेंडोलिन तो नहीं है, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके एक बार पूछ सकते हैं, आपको कौन सा मॉडल चाहिए। इस तरह कस्टमर खुश होकर बाहर निकलता कि उसकी बात को पूरी तरह सुना गया। पैट्रिक भी इस तरह अपने मी को स्ट्रांग बना पाता और शायद प्रॉफिट होने पर दोबारा क्लासेस स्टार्ट कर पाता। दोस्तों, हर दिन हमारे सामने ऐसी चीजें आती हैं जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं होता है, या जिनके लिए कभी कभी हम तैयार ही नहीं होते हैं। ऐसे में दिमाग यही चलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा क्यों नहीं हुआ। ऐसे समय में लिटिल ब्रेन हम पर हावी होने लगता है, लेकिन बिग ब्रेन की मदद से हम पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ सकते हैं जब तक चीजें सुधर नहीं जाती हैं। इसलिए कभी भी जिंदगी में इमोशनल होकर जवाब ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आप ना सिर्फ अपना नुकसान करते हैं, बल्कि सामने वाले की नजर में एक गलत इमेज भी बना बैठते हैं। वैसे आपको बता दें कि अगर आप लोगों की नजर में गलती करने के बाद भी हीरो बनना चाहते हैं, या फिर किसी को बिना ठेस पहुंचाए अपनी बात कहना चाहते हो, तो आपके लिए जिम्मेदारी लेना एक बेहतर उपाय हो सकता है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बेहद जरूरी हैं, जैसे कि जिम्मेदारी लेना। इस फील्ड में कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप खुद को आसानी से बिग ब्रेन एरिया में वापस ले जा सकते हैं, और ऐसा करने से आप मजबूत होते हैं और अपने रिश्तों को भी सुधारते हैं। इस एपिसोड में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूल्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे, अरे वाह, मुझे भी रिस्पॉन्सिबल बनना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूल क्या है। तो दोस्त, ये वो टूल है जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि दूसरों पर इल्जाम लगाने से कैसे बचें और जिम्मेदारी कैसे लें, किसी भी प्रॉब्लम को मजे के साथ सॉल्व करना कैसे सीखें, और आप कोई भी डिसीजन लेने की जिम्मेदारी से ना डरें। अगर आपकी गलती के लिए किसी और को पनिशमेंट दी जा रही है, तो आगे आइए और बोलिए कि हाँ, ये मेरी गलती है। इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट करेंगे। बहुत बार आप सुनते हैं, ये मेरी गलती नहीं है, ये उसने किया है, ये किसी और की जिम्मेदारी है, ये मेरा काम नहीं है। हम कई बार खुद के बुरे डिसीजन का इल्जाम दूसरों पर डालते हैं, ताकि हम अपने आप को मुसीबत से बचा सकें। ऐसा करने पर लोग आपको शिकायती समझेंगे, और आपके लिटिल ब्रेन के बोझ में शिकायती होने की रेपुटेशन बढ़ जाएगी। इसमें एक जरूरी टूल है धन्यवाद देने का या क्रेडिट देने का। दूसरों को बताइए कि वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं, बजाय इसके कि कोई आपको आगे आकर पूछे। आप सामने वाले को उनकी इम्पोर्टेंस बताइए, उनको गिफ्ट और फ्लावर्स दीजिए। ऐसा करने से आप एक अच्छे और दयालु इंसान के रूप में देखेंगे, और इस तरह आपके बिग ब्रेन बैंक में ऐसी रेपुटेशन बनेगी। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति बनने से बचिए जो कभी दूसरों को धन्यवाद ही नहीं देता हो। जब कोई गलती होती है तो लोग अक्सर ये दिखाते हैं कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब वही चीज सही होती है तो वो खुद को आगे रखते हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि इसमें और भी लोग उनके साथ थे। ऐसा करने से लोग आपको घमंडी और बदतमीज समझेंगे, और आपके घमंडी होने की रेपुटेशन बन जाएगी। इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी टूल बॉक्स में एक और बहुत जरूरी टूल है, और वो है माफी मांगने का टूल। आज के टाइम में माफी मांगना एक स्किल से कम नहीं है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर आपसे कुछ गलती या गलत हो जाता है तो तुरंत ही माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उतनी ही जल्दी सब ठीक भी हो जाएगा। ऐसा करने से लोग आपको ईमानदार समझेंगे और आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। वहीं ऐसे ट्रैप्स भी हैं जिनसे हमें बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कई बार लोग दूसरों की सक्सेस देखकर मुंह फुला बैठ जाते हैं। आपने सुना होगा नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों से, अगर मैं खुश नहीं हूं तो कोई भी खुश नहीं होगा। जब दूसरों को अटेंशन मिलता है या वे कामयाब होते हैं, तो ऐसे लोग निराश होकर बुरा मान जाते हैं। ऐसे लोग खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय नाराज होने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसा करने से लोग आपसे थक जाएंगे और आप खुद ही अकेला महसूस करने लगेंगे। याद रखिए, जिम्मेदारी लेना आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक मौका हो सकता है। तो आइए ऐसा ही एक किस्सा सुनते हैं। जॉन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। कुछ टाइम पहले कोई काम ना होने के कारण जॉन के बॉस ने उसको डांटा, जिसमें जॉन की कोई गलती नहीं थी। इसमें जॉन नाराज हो गया और दुखी होकर काम छोड़ दिया।
उस रात जॉन अपनी गर्लफ्रेंड मेलेनी के साथ मूवी डेट पर जाता है। दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। मूवी शुरू होने से कुछ पल पहले उनके आगे की सीट पे एक कपल आकर बैठ जाता है और वो बातें करने लग जाता है। अब जॉन का लिटिल ब्रेन रिएक्ट करता है। जॉन को गुस्सा आ रहा होता है। वो अब आराम से बैठ नहीं सकता और आगे की तरफ झुकता है और जोर से उस कपल के कान में चिल्लाता है, सॉरी, लेकिन मैंने फिल्म सुनने के लिए 20 रुपए भरे हैं, आपको नहीं। ऐसे सुनकर गुस्से में उनमें से एक कहता है, हमने भी आपको सुनने के लिए टिकट नहीं खरीदा है। अब जॉन गुस्से में है और दोनों एक दूसरे पे चिल्लाते हैं। तुरंत ही थिएटर का मैनेजर आता है और उनको बाहर जाने को कहता है। मेलेनी कहती है कि जॉन, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। जॉन को विश्वास नहीं होता है कि मेलेनी ने भी उसकी बात नहीं समझी और वो उससे कभी ना मिलने का फैसला कर लेता है। यहाँ सभी लोगों ने अपने स्मॉल ब्रेन का इस्तेमाल करके सिचुएशन में रिएक्ट किया। वहीं बिग ब्रेन रिस्पॉन्स कुछ इस तरह होता कि जैसे ही जॉन अपने 20 रुपए वाली बात बोलता, वो मेलिनी के एक्सप्रेशन को देख समझ लेता कि वह सोच रही होगी कि वो किस पागल इंसान के साथ है। ऐसे में जॉन तुरंत ही अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेता और उस कपल से माफी मांग लेता। साथ ही वो भी माफी मांगते और चुपचाप बैठ जाते। फिर जॉन शांति से मेलिनी को बोलता कि क्यों ना हम दूसरी सीट पर बैठ जाएं। आज काम का गुस्सा इन लोगों पे निकल गया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अब मेलिनी ये सुनकर उसकी ईमानदारी से खुश हो जाती और वे दोनों देर तक बातें करते रहते, घूमने जाते। जॉन की जिम्मेदारी लेने से दोनों एक लंबे रिलेशन में आ जाते। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जाना कि जिम्मेदारी लेना, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना और माफी मांगना रोजमर्रा के जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है। इन टूल्स का यूज करने में हम जितने कंफर्टेबल होंगे, हमारा जीवन उतना ही आरामदायक होगा। और अब अगली एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि इन टूल का यूज करने से कैसे आप एक पावरफुल इंसान भी बन सकते हैं और उस पावर का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें और हम अपनी जिंदगी में अपने मालिक खुद हों, जिसके लिए पावर होना जरूरी है। और पावर का होना हमेशा नेगेटिव वे में नहीं होता। पावर का मिसयूज तो होता ही है, लेकिन अगर उसका सही यूज किया जाए तो बहुत से काम सही हो जाते हैं। हमारे लिटिल ब्रेन को पावर किसी व्यक्ति से या किसी पोजीशन से मिलती है और ये हमेशा लालच में रहता है। इसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। लेकिन बिग ब्रेन को पावर से ज्यादा एंड रिजल्ट में इंटरेस्ट होता है, जिससे कि पावर उसे ऑटोमेटिकली मिल जाती है और इज्जत से मिलती है, जिसका यूज सभी के भले के लिए होता है। तो आइए हम पावर के टूल्स और ट्रैप के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पावर का सबसे पहला टूल है दूसरों को मजबूत बनाना। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जो दूसरों को खुश रखता है वो खुद कभी दुखी नहीं होता है। ठीक वैसे ही अगर आप किसी को मजबूत बनाते हो तो आप खुद ब खुद ताकतवर बन जाते हो। अगर आप किसी से आर्ग्यूमेंट करने के बजाय उन्हें अधिकार देते हो तो आप शायद आर्ग्यूमेंट में हार जाओ, लेकिन उस पर असल जीत आपकी ही होती है। जब आप दूसरों को अधिकार देते हैं तो आप नोक झोंक होने पर भी उनकी मदद करते हैं और लोग आपकी तारीफ करने से नह नहीं पाते हैं। कई बार भोलेपन में आकर हम एक तरह से अपनी पावर दूसरों को दे देते हैं। जब आप भोले होते हैं तो आप खुद का बचाव नहीं कर पाते हैं और आप दूसरों की चापलूसी और उनकी मीठी बातों में आ जाते हैं, जिससे वो हमें ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जिसमें हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। इसमें हम लिटिल ब्रेन के इन्फ्लुएंस में आकर फैसले लेने लगते हैं। एक और जरूरी बात यह भी है कि अपनी पिछली गलतियों से सीखिए, लेकिन पछतावे का बोझ लेकर मत चलिए। पुरानी प्रॉब्लम्स को आगे ले जाना पहाड़ के रास्ते में बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा करने जैसा है। उन पत्थरों पर एक नजर डालिए जिन्हें आप ले जा रहे हैं और उन यादों को चोटों के बजाय अपनी जिंदगी में एक अच्छे सबक के रूप में स्वीकार करिए। इस तरह आप उनके बोझ से मुक्त हो जाएंगे और अपने भविष्य के लिए और ज्यादा तैयार होकर आगे बढ़ेंगे। वही माफ करने से आप बड़े लगेंगे, बिग ब्रेन बैंक और आपकी समझदारी की रेपुटेशन बढ़ेगी। जब हम अपने मन में किसी के लिए नफरत रखते हैं तो हमारा लिटिल ब्रेन पावरफुल हो जाता है और हम बदला लेने की सोचने लगते हैं। हम खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए खुद से ये बोलते हैं, जब हिसाब बराबर हो जाएगा तब मैं इस बात को जाने दूंगा। हम लोगों से बदला लेकर अपने लिटिल ब्रेन को शक्तिशाली बनाते हैं। ऐसा करने से लोग हमको बदला लेने वाले रूप में देखेंगे और हमारी रेपुटेशन एक बदला लेने वाले इंसान वाली हो जाएगी। आइए इसे एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं।
लारा एक बड़ी एडवर्टाइजिंग फर्म में सेक्रेटरी है। वो हमेशा टाइम पे पहुंचती है, लेकिन आज कुछ वजह से लारा की बस छूट जाती है और वो देरी से पहुंचती है। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में खाने पीने के इंतजाम की जिम्मेदारी लारा के ऊपर थी, लेकिन जब लारा पहुंचती है तो मीटिंग चल रही है और वो चुपचाप पीछे जाकर इंतजाम देखती है। इस सिचुएशन में बिग ब्रेन रिएक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए। लारा अपना काम खत्म कर लेती है और रूम से बाहर जा रही होती है कि बॉस कहता है, एक सेकंड लारा, सभी लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लारा से मिले। ये बहुत टैलेंटेड है और आज इनके कारण ही हम सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू लारा। अब ये सुनकर लारा गर्व से मुस्कुराते हुए अपने डेस्क पर जाकर बैठती है। वो जानती है कि बॉस ने देर से आने के बारे में उसे अच्छा महसूस कराने के लिए ऐसा किया। लारा के दोस्त का फोन आता है जो बताती है कि इसके घर के पास की कंपनी में वैकेंसी है, लेकिन लारा बोलती है कि यहाँ मैं खुश हूँ और लोग मुझे पसंद करते हैं। अब अगर बॉस ने अपने पावर का यूज अलग तरीके से किया होता तो रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होता कि लारा अपने काम को खत्म कर लेती और रूम से बाहर जा रही होती कि तभी बॉस तुरंत उसे टोकते हुए बोलते, लारा, मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पहुंचने से पहले तुमने सब कुछ सेट कर लिया होगा। अब ये सुनकर सभी लारा को देखते हैं और वो सबको सॉरी बोलती है। लारा शर्मिंदा होकर कमरे से बाहर निकल जाती है। अब लारा के जाने के बाद बॉस ने कहा, ऐसे लोग अच्छे से बात करने के लायक ही नहीं है। अब ये सुनकर लारा नाखुश होकर अपने डेस्क पे आती है और उसकी फ्रेंड फोन पे बताती है कि उसके घर के पास की कंपनी में वैकेंसी है। अब जिसका जवाब लारा ये देगी कि मेरा इंटरव्यू सेट करवा दो। आखिर लारा जॉब छोड़ देती है। दोस्तों, पावर का अगर सही से यूज किया जाए तो हम अपने रिलेशन सुधार सकते हैं, लेकिन अगर खुद के पर्सनल गेन के लिए पावर का इस्तेमाल हो तो ये आपके लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। चलिए अब लिटिल ब्रेन और बिग ब्रेन के बारे में थोड़ा और समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में कौन सा हिस्सा कब और किस तरह काम करता है? चलिए इस बारे में बात करते हैं और हम भी ये जानेंगे कि हमें कौन से हिस्से को कितना इस्तेमाल करना चाहिए। दिमाग के दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक जो बड़ी सोच रखकर सही तरीके से सोचता है और दूसरा छोटी सोच रखकर गलत तरीके से सोचता है। हमारा छोटा दिमाग गलत तरह से सोचकर सब कुछ खराब कर देता है। कई बार हमारा बड़ा दिमाग सही काम कर रहा होता है और बीच में ही छोटा दिमाग आकर सब कुछ बिगाड़ देता है। इस वजह से काफी लोगों को हम गलत भी लगने लगते हैं। हम कब कैसे बिहेव करते हैं उससे ही हमें लोग लाइक या डिसलाइक करने लगते हैं। और किसी से बात करते वक्त अगर हम हमारे छोटे दिमाग को सुनते हैं तो हम अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। इसके लिए हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम हर फैसले के लिए अपने बड़े दिमाग की ही सुने, ना कि छोटे दिमाग की। इससे हम सही जगह पर सही तरीके से बिहेव कर पाएंगे। अपने छोटे दिमाग की गलतियों से बचने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किन चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमें अपनी और दूसरों की मेंटल हालत को भी समझना चाहिए। इससे हमारे बोलने का तरीका, सोच और रहन सहन सब बदलता है। तब हम सही तरीके से सोचते हैं और कम गलतियां करते हैं। जैसे अगर आपके आसपास कोई किसी की बुराई कर रहा है तो हो सकता है कि आपका भी बुराई में शामिल होने का मन हो। आपका छोटा दिमाग तो यही चाहेगा, पर आपका बड़ा दिमाग ये कहेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए और वहां से चले जाना चाहिए। इसी तरह दोनों में से किसको सुनना चाहिए, इसमें उलझन बनी रहती है। अगर आप अपने छोटे दिमाग को समझ लो तो आप अक्सर ऐसी बातों को बदल सकते हो या फिर अपने दिमाग को मजबूर कर सकते हो कि वो इन बातों में ना पड़े। हमारे पास हमेशा बात बदलने का या उसे आधे में छोड़ने का मौका होता ही है। अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम पहले तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, पर फिर अपने छोटे दिमाग की सुनकर कुछ गलत बोल बैठते हैं और फिर पछताते हैं। जैसे कि एक बार एक मार्क नाम का व्यक्ति था जो कि एक सेल्स पर्सन था। ऑफिस में 3 महीने बहुत अच्छा फायदा हुआ था। कर्मचारियों को और मोटिवेट करने के लिए उन्होंने जारेड नाम की एक व्यक्ति को स्पीच देने के लिए बुलाया। उन्होंने बहुत अच्छे से सबसे बात की, सबके काम को लेकर तारीफ की, जिससे कर्मचारी बहुत खुश थे। वो सब बहुत जोश में थे और काम करने के लिए तैयार थे। आखिर में जारेड ने सबको धन्यवाद कहा और मार्क ने भी सबकी तरफ से उन्हें धन्यवाद कहा। सब लोग बहुत मोटिवेटेड थे और मेहनत करने के लिए तैयार थे। अब इतने में ही पोल ने सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए आखिर में सबसे कहा कि पिछले महीने काम अच्छे से नहीं हुआ था,
इसका ये मतलब नहीं कि हम इस महीने ध्यान ना दें, हमें इस महीने भी कड़ी मेहनत ही करनी होगी। उन्होंने उस वक्त अपने छोटे दिमाग की सुनी और पूरा माहौल खराब कर दिया। सब लोगों का एक्साइटमेंट ये सुनकर खत्म हो गया। इससे ये पता चलता है कि किस तरह से हम हमारे दिमाग पर काबू नहीं रखते और सबका मन खराब कर देते हैं। हमारी वजह से दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता और बाद में हमें भी पछतावा होता है। हमारे पास हमेशा सही और गलत के बीच चुनने का मौका होता है और हमें बड़े दिमाग को ही ये चुनने देना चाहिए। इस तरह लोगों पर हमारा अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और हमें भी किसी बात का पछतावा नहीं रहता। दोस्तों, आज हम लोगों से मिलते हैं तो अक्सर उनके मन में हमारी एक पिक्चर बनी रहती है, जो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। लोग हमें वैसे ही याद रखते हैं। अगर हम किसी के सामने बुरा बिहेव करते हैं तो जिंदगी भर हमें उसका पछतावा होता है और उन्हें आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है। हमारा बड़ा दिमाग अक्सर ये कोशिश करता है कि बात हमेशा अच्छी तरह से ही खत्म हो। अगर कोई बहस होती भी है तो वह हमेशा उसे सुलझाने की ही कोशिश करता है। वहीं छोटा दिमाग सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले को कैसा फील होता है। तो ऐसे में दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए हमें कुछ तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहला तरीका, हमें बात हमेशा सही ढंग से ही खत्म करनी चाहिए, किसी झगड़े पर या नेगेटिव थॉट से नहीं। इसके अलावा हमेशा धन्यवाद कहकर ही बात खत्म करनी चाहिए। तीसरा तरीका है कि अगर बात करते समय कोई बहस होती भी है तो उसे जल्द ही सुलझा लेना चाहिए और किसी के मन में अगर कोई डाउट या सवाल हो तो उनको जवाब देना चाहिए। चौथा तरीका है, अगर आप अपनी गलती की माफी मांगना भूल जाते हो तो याद आते ही तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। पांचवा तरीका है, अगर कोई आपसे माफी मांगता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। उसे अपनाने में हमें समय जरूर लगेगा पर फिर सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह किसी से माफी मांगने पर हमें भी उससे समय देना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो अक्सर बात करते समय हमसे हो जाती हैं। तो आइए उन गलतियों को समझते हैं। इसमें सबसे पहली गलती ये है कि कभी भी किसी बहस को आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। बात सुलझाकर ही खत्म करनी चाहिए। ऐसे ही ये जानते हुए कि सामने वाले को गलतफहमी हुई है, उसे सही बात ना बताना गलत है। और ये जानते हुए कि हमसे गलती हुई है, माफी ना मांगना बहुत बड़ी बेवकूफी है। और किसी के माफी मांगने के बाद उन्हें माफ ना करना तो बिल्कुल सही नहीं है। इसमें समय लग सकता है मगर आखिर में उन्हें माफ कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा छोटा दिमाग क्या गलती कर रहा है और किस तरह हमें अपने बड़े दिमाग की सुनकर ध्यान देना चाहिए कि हमारा सब पर अच्छा प्रभाव ही पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप असली पावर की पहचान करना सीख चुके होंगे और इन चीजों को अपनी जिंदगी में लेकर जरूर आएंगे। वैसे एक पावर हमारी आवाज में भी होती है। जी हाँ, आवाज का जादू कैसे सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं आपकी टोन और शब्दों की, जो कि किसी से भी बात करते समय बहुत जरूरी होती है। आप कौन कौन से शब्द चुनते हैं, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपकी आवाज नर्म है या नहीं, कानों को चुभती है या मधुर है, ये सारी बातें तय करती हैं कि आपकी बात को सामने वाला कितना सीरियसली लेगा, या वो आपकी बात सुनेगा भी या नहीं, या फिर गुस्सा तो नहीं हो जाएगा। तो अगर आप दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन का मकसद केवल कोई जानकारी देना या लेना नहीं है। ये जानकारी के पीछे की भावना और इरादों को समझने के बारे में है। एक बात को क्लियरली दूसरे के सामने रखने की स्किल बहुत जरूरी है। आपको बात को किस तरह से सुनने आना चाहिए कि जो कहा जा रहा है उसका पूरा मतलब आप समझ पाएं और दूसरे की बात पर आप पूरा ध्यान दे पाएं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जैसी बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन बहुत बार जब हम दूसरों के साथ बात करने की कोशिश करते हैं तो कुछ गलत हो जाता है। हम कुछ और कह देते हैं, दूसरा व्यक्ति कुछ और सुनता है और गलतफहमियां, निराशा और अनबन बढ़ती है। इस तरह आपके घर, स्कूल और काम के रिलेशंस में परेशानियां पैदा हो जाती हैं। हम सभी के लिए जरूरी है कि हम क्लियरली और अच्छे ढंग से अपनी बातें सामने रखना सीखें। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ पार्टनर, बच्चों, बॉस या कलीग्स के साथ बातचीत में सुधार करने की कोशिश कर रहे हो। इसे सीखने से आप
दूसरों के साथ अपने रिलेशंस को गहरा और मजबूत कर सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर ज्यादा विश्वास और एक दूसरे के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों, आपको बेहतर ढंग से बातचीत करने से क्या रोक रहा है? ये आपके स्ट्रेस या वर्क कंट्रोल से बाहर होने की वजह से हो सकता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं या इमोशनल होते हैं, तो आप दूसरे लोगों की बातों को अलग या गलत तरीके से समझ सकते हैं। जो आप नहीं कहना चाह रहे हैं, वो भी आप बोल देते हैं और आपका बर्ताव भी अच्छा नहीं रहता है। गलतफहमियों से बचने के लिए आप बातचीत से पहले जल्दी से शांत होना सीख सकते हैं। दूसरा, ये ध्यान की कमी के कारण हो सकता है। जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, तो आप अच्छे ढंग से बातचीत नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने फोन को चेक कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि आप आगे क्या कहने जा रहे हैं, तो आप दूसरे की पूरी बात को सुन ही नहीं सकते हैं। सही ढंग से बातचीत करने के लिए आपको मल्टीटास्किंग से बचना जरूरी है और फोकस करना भी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को गलत सिग्नल दे रही है। अगर आप एक बात कहते हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है, तो सामने वाले को लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी गर्दन राइट से लेफ्ट की ओर हिलाते हुए हाँ नहीं कह सकते, ये अजीब लगेगा और सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि या फिर हो सकता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव फील देती है। यानी कि अगर आप जो कह रहे हैं, आप उससे अग्री नहीं करते हैं या उसे पसंद नहीं करते हैं, तो हो सकता है आप दूसरे व्यक्ति की बात के अगेंस्ट बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। जैसे कि अपने हाथ बांध कर बैठना, आई कांटेक्ट से बचना या अपने पैर हिलाना। ऐसे नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज से बचना भी इम्पोर्टेंट है। आपके शब्दों का चॉइस भी इस बात पर असर डाल सकता है कि दूसरे आपकी बात को कैसे देखते हैं या समझते हैं। इसलिए जब भी किसी से बात करिए, तो अपनी बात की शुरुआत आप शब्द से करने से बचिए। एग्जाम्पल के लिए, आपको अगली बार बेहतर करने की आवश्यकता है। ये कहने से दूसरे व्यक्ति को नेगेटिव महसूस होगा। इसके बजाय नर्म भाषा का उपयोग करने पर विचार करिए। जैसे, अगली बार मुझे लगता है कि अगर आप रिसर्च पर ज्यादा टाइम दें, तो आपकी प्रेजेंटेशन और बेहतर होगी। दोस्तों, जब आप किसी से अग्री नहीं करते हैं, तो आप कनेक्टिंग सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि, आप गलत हैं, हमारी टीम ने पिछले मैच में अच्छा किया था। इसकी बजाय अगर आप ये कहें कि मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हमारी टीम ने पिछली बार भी अच्छा परफॉर्म किया था, ये कहा जा सकता है। साथ ही जब आप स्ट्रेसफुल बातचीत में हो या जब आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो, तो बात करते रहना बुरा साबित होता है, जिससे इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप कुछ ऐसा कह देंगे जिसका आपको पछतावा होगा। चलिए, इसे इस कहानी से समझते हैं। एक घर में क्रिसमस ट्री लगाया जा रहा था और एक छोटी सी बच्ची गुड़िया लेकर पेड़ पर लगी सीढ़ी पर चढ़ रही थी। उसके पापा दूर से उसे मना करते हुए कहने लगे, नीचे उतरो, लेकिन वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देती है। ऐसे में पिता के बिग और स्मॉल ब्रेन के बीच स्ट्रगल शुरू हो जाता है। फिर बिग ब्रेन के कहने पर वो पिता अपनी बेटी को बार बार रोकेंगे और पास जाकर गुस्से में उसे नीचे उतरने को कहेंगे। मगर जैसे ही वो देखेंगे कि बेटी की आंखें बस रोने को हैं, तो वो खुद को नर्म करते हुए कहेंगे, बच्चे, मैं नहीं चाहता आप ऊपर चढ़ो, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। अब ये सुनकर बच्ची कहेगी कि मगर मुझे गुड़िया ऊपर लगानी है। अब पिता की तरफ से जवाब आएगा, कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ। अब बच्ची फिर कहेगी कि नहीं, मुझे खुद ही अपनी गुड़िया वहां लगानी है। तो अब पिता बात को संभालते हुए कहेंगे कि चलो, मैं तुम्हें हाथ से ऊपर उठा लेता हूँ, तुम लगा देना। और वहीं दूसरी तरफ लिटिल ब्रेन के साथ वो गुस्से में तेज आवाज से बात कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट ये होगा कि बच्ची रोते हुए अंदर चली जाएगी और फेस्टिवल का मूड खराब हो जाएगा। दोस्तों, परिवार हो या कोई और जगह, रिश्तों में नरमी होना जरूरी है। जब आपका बच्चा या साथी बात करना चाहता है, तो आप जो कर रही हैं उसे रोकने की कोशिश करिए और पूरे ध्यान से सुनिए। लोगों को अपनी बात बताने या फीलिंग्स दिखाने का समय दीजिए। मुश्किल चीजों के बारे में बात करने के लिए तैयार रहिए, जैसे गलतियां और गुस्सा, खुशी, निराशा, डर और चिंता, इन जैसी सभी प्रकार की फीलिंग्स के बारे में। लेकिन उनके बारे में बात करने से पहले
जब तक आप गुस्से जैसी मजबूत इमोशन को शांत नहीं कर जाते, तब तक इंतजार करना सबसे अच्छा है। कैजुअल तरीके से बातचीत के लिए भी तैयार रहिए। एग्जाम्पल के लिए, छोटे बच्चे अक्सर अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना पसंद करते हैं जब वो नहा रहे होते हैं या जब वो बिस्तर पर होते हैं। वही मुश्किल बातचीत के प्लान्स बनाएं, खासकर टीनेजर के साथ। ड्रग्स, शराब, नौकरी, शादी, जिंदगी की मुश्किलें और पैसा ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर परिवारों के साथ बात करना मुश्किल हो सकता है। इन विषयों के सामने आने से पहले आप रिश्तों में कंफर्ट लेकर आइए। अपने बच्चों की तारीफ करके उन्हें मोटिवेट करिए। बोलिए, आपने आज खाना बनाया? फिर भले ही वह जला हुआ हो, लेकिन आप कहिए कि हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। परिवार में सभी को बताइए कि आप उनसे प्यार करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं। ये आपके बच्चों को हर रात जब वो बिस्तर पर जाते हैं तो आई लव यू कहने जितना आसान हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल बातों में अच्छे से करिए। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने सुनने तक लिमिटेड नहीं, कॉन्फिडेंस से काम लीजिए। भले ही आप कॉन्फिडेंट महसूस ना कर रहे हो, एक सीधे पोस्टर में खुद को रखिए, लेकिन थोड़ा आगे झुकिए। आंखों में आंखें डालकर बात करिए। चेहरे पर पॉजिटिव भाव बनाए रखिए। सामने वाले की रिस्पेक्ट करिए। मिरर के सामने या किसी फ्रेंड या कलीग के साथ सही बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करिए। आप जो कहते हैं उसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। इमोशंस पर कंट्रोल रखिए। ज्यादातर लोगों के लिए आसान नहीं है। हो सकता है आपको गुस्सा आए या निराशा हो, या हो सकता है कि आपका रोने का मन हो। ये इमोशंस आपके रास्ते में आ सकते हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में जाने के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हैं, तो संभव हो तो थोड़ा वेट करिए, फिर शांत रहकर काम करिए। आपके शब्द आपकी पहचान होते हैं। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए दुनिया पे अपने आवाज का जादू चलाते रहिए। और अब अगले एपिसोड पर जाने से पहले आपसे एक सवाल है कि आप अपने और अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक ये सवाल क्यों पूछा। तो आइए बताती हूँ। आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर क्या चल रहा है उसी का रिफ्लेक्शन है। आपकी आदतें, मेंटालिटी, बिहेवियर, रिश्ते और चीजों को देखने का नजरिया ही आपकी पर्सनैलिटी है। आपके विचार ही आपकी रियलिटी बन जाते हैं। आपका बिग ब्रेन पॉजिटिव सोच लाता है, जबकि लिटिल ब्रेन नेगेटिव सोच को बढ़ावा देता है। इसीलिए नेगेटिव आइडियाज केवल नेगेटिव रिजल्ट ही लाते हैं, और आपके पॉजिटिव आइडियाज पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आते हैं। आपका दिमाग जैसा सोचता है, वैसे ही आपका शरीर काम करने लगता है। सरल शब्दों में कहूँ तो आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। इसलिए अपने नेगेटिव थॉट्स को या लिटिल ब्रेन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। याद रखिए कि आपका दिमाग अब तक बनाई गई सबसे पावरफुल मशीन है, और अगर आप इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो इस दुनिया में है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप वो सब कुछ खो सकते हैं जो आपके पास है। आज हम ऐसी दुनिया में हैं जहां आप जो कुछ मन चाहे वो टेक्स्ट या पोस्ट कर सकते हैं या बोल सकते हैं, और वो तुरंत वायरल हो सकता है। ऐसे में हम क्या बोल रहे हैं उसे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब भी हम निराश होते हैं, गुस्से में या स्ट्रेस में होते हैं, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे शब्दों को या रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब हम इस नेगेटिव इफेक्ट के सामने झुक जाते हैं, तो वो स्ट्रांग होने लगता है और धीरे धीरे हमारी टोन और हमारे शब्दों को पूरी तरह कंट्रोल करने लगता है, और आखिर में इस सब का हम पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, बिग ब्रेन लिटिल ब्रेन कंसेप्ट को तो दुनिया के हर स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। अपने खुद के दिमागी तारों को पहचानने और शांत रहकर सही डिसीजन लेने की स्किल तो हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग बिना किसी हेल्प के ऐसा कर पाते हैं। और ये स्किल पूरी लाइफ में बहुत मदद करती है। जैसे बहुत से लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं, क्या ये मेरी चॉइस है कि मैं मुस्कुराता हूँ या आंसू बहाता हूँ? क्या मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं हेल्दी रहूं या बीमार पड़ जाऊं? क्या मेरे पास खुशी और परेशानी के बीच चूज करने का ऑप्शन है? क्या मैं ही अपनी लाइफ की सक्सेस और फेलियर डिसाइड करता हूँ? क्या सच में मेरी लाइफ पर मेरा इतना कंट्रोल है? इन सभी प्रश्नों के लिए मेरा जवाब हाँ है। आपके पास हर उस चीज के लिए ऑप्शन है
जो आपको इस जिंदगी में मिल सकती हैं। जीवन में हमेशा ऑप्शंस होते हैं और वो चॉइस आपकी मेंटालिटी तय करती है। अभी आप जिस भी हालत में हैं वो अपनी मेंटालिटी के कारण है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको अपनी मेंटालिटी ही बदलनी होगी। इसलिए अगर आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं तो आपको केवल सही मेंटालिटी डेवलप करनी होगी। और इसके लिए जरूरी है अपने मन को कंट्रोल में रखना। मन सबसे शक्तिशाली चीज है जो आपके पास है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि ये क्या कर सकता है और कैसे काम करता है तो अपने फायदे के लिए आप आसानी से इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अपने मन को कंट्रोल करने की बारीकियों में उतरे, आपको ये समझने की जरूरत है कि इसके लिए मेंटल बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेगेटिव या अनचाहे थॉट्स को अपने मन से कैसे दूर किया जाए, तो कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना सीख लीजिए कि आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। आप केवल ये कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप हमेशा किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो आपको पसंद नहीं है या जो आप नहीं चाहते हैं, तो आप मेंटली दुखी होते हैं। इसलिए आपको ये सोचना सीखना चाहिए कि आप उसकी जगह क्या करना चाहते हैं। दूसरा, आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बस आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। एक बार जब आप ये मान लेंगे कि आप जो चाहे कर सकते हैं, आपका अनकॉन्शियस माइंड भी उस पर विश्वास करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि जब आप अनचाही बातों के बारे में सोच रहे होते हैं, तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को मैं नहीं चाहता से मैं ये कर सकता हूँ में बदलना होगा। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको ये बात खुद से बार बार कहनी चाहिए। और मैं ये कर सकता हूँ एक सरल मंत्र बन जाएगा। तीसरा, आपको खुद से किसी और चीज से ज्यादा प्यार करना चाहिए। एक बार जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तो आप अपने आप एक खुश इंसान बन जाएंगे। खुशी अंदर से आती है और बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करती है। अगर आप खुद से सच्चा प्यार करते हैं, तो आप अपने जीवन में उन सभी चीजों को अपनी ओर खींच सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके पास तभी आएगा जब उसे महसूस होगा कि आप उसके लिए सही हैं। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो आपके पास लोग तभी आएंगे जब वो आपकी कंपनी के बारे में चीजें जानते होंगे। अगर वो नए भी हैं और महसूस करते हैं कि आपकी कंपनी में उनकी कोई इज्जत नहीं है, तो वो दोबारा नहीं आएंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से लोगों के साथ जुड़े हैं। आप क्या इंप्रेशन दूसरों के दिमाग में छोड़ते हैं। आप क्या रूड हैं, दयालु हैं, धोखेबाज हैं या सिंपल व्यक्ति हैं। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आपकी मुलाकात अच्छी नहीं रहती है, तो वापस मिलने पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या आप माफी मांगना पसंद करेंगे या आप बातचीत को पहले की तरह ही जारी रखेंगे? क्योंकि अक्सर बड़े बड़े मुद्दों के पीछे जरा जरा सी बात होती है और केवल इतनी सी बात से हम रिश्ते खराब कर लेते हैं, क्योंकि उस समय हमारा छोटा दिमाग हम पर हावी हो जाता है। तो दोस्तों, अपनी बीती कुछ बातों पर नजर डालिए और ध्यान दीजिए कि उन्हें करते वक्त आपने बिग ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल किया है या लिटिल ब्रेन का। अगर आप ये नोटिस कर पाते हैं, तो अगली बार जब आप दोबारा इस बारे में सोचेंगे, तो जानेंगे कि आपके लिटिल ब्रेन के केस काफी हद तक कम हुए हैं। ये बदलाव आसान नहीं है, मगर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके मकान मालिक अचानक कहते हैं कि आपको 4 हफ्ते में घर खाली करना पड़ेगा, तो आपको डर और लाचार महसूस हो सकता है। आप चिंता में पड़ जाएंगे कि आप रहने के लिए नई जगह कैसे ढूंढें। इतना सामान पैक करके इतनी जल्दी शिफ्ट कैसे करेंगे? इस सिचुएशन में भी आप मुस्कुराकर खुद से ये कह सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी भी अपने डर को निकालने और उसे पहचानने की जरूरत है, लेकिन पॉजिटिव रहने से आपको याद आता है कि आपके रिएक्शंस पत्थर में सेट नहीं है और आप अपनी जिंदगी में कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपका दिमाग कंट्रोल में है, तो आप चीजों को ठंडे दिमाग से सोचने के लिए तैयार हैं। आप फिर गुस्सा करेंगे ही नहीं, बल्कि चीजों को समझते हुए बड़े दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, चलिए याद करने की कोशिश करते हैं कि आप पिछली बार कब बहुत गुस्सा हुए थे।
आपने शायद महसूस किया होगा कि उस समय आपका रिएक्शन सही नहीं रहता है, लेकिन अगले दिन तक हो सकता है कि आपको इस लेवल का गुस्सा नहीं रहता है। शायद आपको अपने रिएक्शन का पछतावा भी होता है। जब हम गुस्से में होते हैं, तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बेइज्जत, बेवकूफ बनाया हुआ या इरिटेटेड फील करते हैं। दूसरों शब्दों में कहूँ तो शायद जैसा आपने सोचा था, वो आपके साथ नहीं होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अगली बार जब आप गुस्सा हो या किसी दूसरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को महसूस करते हैं, तो ये पता लगाने की कोशिश करिए कि आप इतना बुरा क्यों फील कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि दूसरे आपसे जलते हैं इसलिए आपको परेशानी हो रही है? या शायद वो आप पर भरोसा नहीं करते हैं? ठंडे दिमाग से सोचिए। हो सके तो तुरंत रिएक्ट करने से बचिए और पॉजिटिव होकर सिचुएशन से डील करने की कोशिश कीजिए। इस तरह आप ऐसा कोई भी रिएक्शन या जवाब देने से बचेंगे जो आपको बाद में शर्मिंदा करे। बिग ब्रेन का इस्तेमाल आपका ही नहीं बल्कि सामने वाले का भी दिल दुखाने से बचाता है। कई बार गलत फहमी के चलते हुए उल्टे सीधे थॉट्स हमारे मन में चलने लगते हैं। ऐसे में भी थोड़ा रुक कर कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस ऑडियो बुक में बताए गए तरीकों को सोचकर बोलने से हम दिमाग में ऐसे थॉट्स निकालकर खुद को कंट्रोल कर सकते हैं और पॉजिटिव रह सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये ऑडियो बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई होगी। ऐसे ही